क्या बात है। तो ये है हमारे पोस्टर का फर्स्ट लुक किस्सा कोर्ट कचहरी का। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। एक बार फिर से हमारे स्टार कास्ट, हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, ट्रेलर से पहले तो मेरी एक बार हमारे डायरेक्टर से क्वेश्चन है, माइक प्लीज दे दीजिए। डायरेक्टर कहेंगे पहले बोलिए, पहले सर के लिए तालियां। मल्टी डायरेक्टर काम किया, डायरेक्टर भी बोला, राइटिंग भी की है, स्क्रीन प्ले भी बहुत लिखा है। तो यही फिल्म क्यों चूज करी थी आपने? एक्चुअली ये स्टोरी एक रियल बेस्ड स्टोरी है, और जब इस स्टोरी के बारे में मैंने न्यूज़ में देखा, मैंने पेपर में देखा, तो मुझे लगा इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक आम लोगों की ज़िंदगी की कहानी है। बहुत बार क्या होता है ना कि कोई ऐसा चीज़ होता है जिसको लोग जानते भी नहीं है और वो चीज़ होके गुजर जाती है, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ था जो मुझे लगा कि इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे समाज में कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं और हमें जागरूक होना चाहिए इनके समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। इसलिए मुझे लगा इस पर फिल्म बनानी चाहिए। क्या बात है, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर। मैं डायरेक्टर से तो पूछ लिया, मैं प्रोड्यूसर सर से पूछना चाहूंगी। सब पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कितने लोगों के लिए है यहाँ पे इम्पोर्टेंट? सबके लिए। देखा, इस पे बड़े रिस्पॉन्स आए सबके। पैसा सबके लिए इम्पोर्टेंट। तो जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई तो आपने क्यों पैसे लगाने के लिए हाँ कर दी? इम्पोर्टेंट चीज तो आपने करी है। मैम, पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पैशन होता है। क्या बात है, वाला सर ने बहुत बड़ी बात कह दी। पैशन, पैशन इट्स एवरीथिंग। Money always subsidiary entity. I know the money is a business entity for all of us, but the person should make passion is the primary entity, and everything goes on secondary entity. वाओ, वंडरफुल सर। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बड़ी बात कहने का उन्होंने बता दिया। पैसे मैंने इसीलिए लगाए हैं, तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्क्रिप्ट दीजिए सर को, सर बनाइए फिल्म में। हम तो चाहते हैं सर आप बनाए फिल्म में आगे बैक टू बैक। आपके जैसे प्रोड्यूसर्स की हमें जरूरत है, बिकॉज इस तरह की जो कहानियां हैं उनके लिए प्रोड्यूसर्स बड़ी जल्दी से हाँ नहीं करते हैं। सबको कमर्शियल सिनेमा ही चाहिए होता है। तो इस तरह की कहानियां जब तक ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे डायरेक्टर नहीं आएंगे, कहानियां हमारे समाज के सामने नहीं आएंगी। सो थैंक यू सो मच सर, यू कैन से थैंक यू। इनकी एक बहुत अच्छी लाइन है, वो बोलूंगा उनको सिनेमा के बारे में। सिनेमा सर प्लीज बोलिए, प्लीज प्लीज, मैं चाहूंगी। जो ऑफिस में बोल रहे थे, वो जो ये मानना आप बोलने कौन सा डायलॉग? हेलो, यार इनके बोलने से पहले इनकी मुस्कान के लिए एक बार तालियां बजा दो। ये बड़े स्माइलिंग फेस है सर का। सर आपको खुद एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। जी बताइए। अगर कैमरा मेरे आंखों में होते, तो मैं पूरा फिल्म टीवी पे चला देता। क्या बात है। मुझे लग रहा है आप राइटिंग में इनको साथ रखिए, काफी अच्छा बोल लेते हैं सर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। Let me clear the things. Yes. We are whenever we find the times, in the free times, we are always doing the literature. Basically, scripting and all those things we are doing. And we have done first scripting movie. I think the movie was The Satyrs in 2019. It was released in May. And we have just write one more script. This is called DNA, the Genetic Code. Sorry, the name is? DNA, the genetic code, is the human identity. Okay. And we had completely make it as a bond scale. And the things we will go further for the shooting in the coming May. क्या बात है, एक और फिल्म की अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पर। एक बात बताइए, मैं ही क्यों चुनते हैं आप? This film will be shoot in the Uttarakhand, the hilly area. ओके सर, डायरेक्टर का नाम भी बता दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये मेरा नहीं है। Directors is the same, Rajnish Aswal for the same. क्या बात है, वंडरफुल। रजनीश जी बहुत सही जा रहे हैं, बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं सर। सर को पकड़ के रखिए पहले तो। जितने भी एक्टर हैं, जितने एक्टर कितने हैं यहाँ पे? सारे एक्टर ही है। देखा, ऐसे चेहरे देख के पता लग जाता है एक्टरों के। वो तभी सोच रहे होंगे नेक्स्ट फिल्म की अनाउंसमेंट होगी, जैसे ही खत्म होता है हम मिलने वाले हैं। DNA, the genetic code, it will be shoot in the coming May 2026, and most probably it will be released in the November, mid of November or first week of December. क्या बात है, वंडरफुल। ये तो बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट कर दी, तालियां भी उतनी जोर से होनी चाहिए। सो चलिए, लेट्स रिवील द ट्रेलर, जिसके लिए माइकल में चाहेंगे प्लीज। Sorry.
so much, everybody, और thank you त्रिलोका. किस्सा कोट आ रही है आवाज? तो ये इसमें मैं राजेश जी जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस फिल्म के, उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ. और जैसा कि मैंने कहा कि एक कोर्ट कचहरी वहाँ चल रहा था, एक कोर्ट कचहरी घर में चल रहा था जिसकी जज मैं हूँ. और बस वही नोक झोंक वाली कहानी, एक मिडिल क्लास घर में क्या होता है. दैट्स इट. नॉर्मल, वेरी नॉर्मल. जी मैं पूजा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि ये बिलीव करती है कि अगर एक वाइफ को जो इंट्यूशंस आते हैं वो बिल्कुल सही आते हैं. और मतलब ये जो स्टोरी है ये एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है. एंड कैसे इसके ये अपने पति को इंसाफ दिलाने में साथ देती है. तो ये पूरी कहानी वो उस इंसाफ के ऊपर डिपेंड करती है. एंड या द स्टोरी पूरा ये रिवॉल्व अराउंड ये होता है कि कैसे आप मतलब जो सच है वो कभी छुपता नहीं, वो हमेशा बाहर आता है. सो या जी सर. किरदार एक लाइन में है जी, इन सबके दुख के सुख के कारण हम ही हैं. हम दोनों बाप बेटे ही हैं. और एक शब्द में ख़त्म करूँगा बात अपनी. मस्त है, मलंग है, थोड़े से दबंग है, दुनिया की परवाह किसको, हम खुद को बहुत पसंद है. वाह वाह. जैसा जो रोल मैंने आपको देखा है, जॉली एलएलबी जो मैं फिल्म देखी थी, उसमें सौरभ शुक्ला का जो रोल था मुझे बहुत पसंद आया था. और मैं सोच रहा था कि आप उस कैरेक्टर को कैसे निभाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि बहुत अच्छा आपने निभाया. जरा कुछ बता सकें. देखिए सर, पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी कंपैरिजन्स में नहीं जाता. आई रिस्पेक्ट सौरभ शुक्ला, मैंने काम भी किया उनके साथ, बहुत बढ़िया कलाकार हैं. लेकिन जब आपको करैक्टर मिलता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें सौरभ शुक्ला ही निकले. हो सकता है उसमें सुशील पाराशर भी निकले, जो मैंने किया है. और सौरभ शुक्ला का जो था वो उसमें कॉमिक था बहुत ज़्यादा. इसमें ये था कि ये बंदा प्रोब कर रहा है कि यार गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है, और फाइनली ये जस्टिस डिलीवर करता है, ये जानते हुए कि ये जो बंदा है, ये जो ब्रिजेंद्र काला प्ले कर रहे हैं, कि ये गड़बड़ है. तो उसको टाइम लगता है. तो अगर इसको पूरा सौरभ शुक्ला की तरह ही कर दिया, वैसी फ्रेम टू फ्रेम एक एक वैसी कर दिया, फिर वो मज़ा नहीं. फिर मेरी जो इंडिविजुअलिटी है वो कहाँ रहेगी. वो अपने स्टाइल से डायलॉग बोलते हैं, मैं अपने स्टाइल से डायलॉग बोलता हूँ. वो मेरे से बेहतर है, वो अच्छी बात है. मैं उनसे बढ़िया नहीं हूँ, ये भी अच्छी बात है. लेकिन जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जो वो हैं वो है. थैंक यू. जानना चाहूँगा वीरेंद्र काला जी को और हमारे बाकी एक्टर को आपने लिया है. बहुत शानदार इसकी कास्टिंग हुई है, जो मैंने देखा बहुत अच्छा लगा. तो कास्टिंग के बारे में अगर बता सकें. कास्टिंग तो रजनीश भाई कर रहे थे ना, डायरेक्टर साहब कास्टिंग कर रहे थे. डायरेक्टर साहब आप इसका जवाब दीजिए. डायरेक्टर साहब इसका जवाब देंगे. सर जो कास्टिंग हुई है बहुत शानदार हुई है. बहुत अच्छे कैरेक्टर आपने लिए हैं, बहुत अच्छा रोल सबने निभाया है. जस साहब का रोल भी पसंद आया मुझे, और बाकी सबका भी पसंद आया. तो लोकेश जी का भी कैरेक्टर बहुत पसंद आया. सर कास्टिंग के बारे में क्या बताइएगा. देखिए, कास्टिंग के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत की. करीब 6 महीने हम लोग का ऑडिशंस चला है कास्टिंग के लिए. और जहाँ तक सर की बात है ना, जब मैं जज का कैरेक्टर को फाइनल कर रहा था ना, तो सौरभ शुक्ला का मेरे अंदर की इमेज बैठा हुआ था. तो जब सर से मैंने पहली मीटिंग की, नरेशन किया, मैंने सर को बोला कि सर हमें सौरभ शुक्ला नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ अलग करके बताइए. सर ने बोला कि रजनीश तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद इसको कभी भी सौरभ शुक्ला से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा. उसका जब सर ने पहला एक नरेशन के बाद जो पहला रिएक्शन सर का आया ना, उससे मुझे समझ में आ गया था कि हमें जज जो है ना कानून कुमार मिल चुके हैं. एक चीज़ और बहुत अच्छा था सर, स्क्रीन प्ले बहुत शानदार है जो सर आपने लिखा है. क्योंकि स्क्रीन प्ले बहुत मायने रखता है. हर एक का सर का डायलॉग बहुत अच्छा था, सर का डायलॉग अच्छा था, हर एक के पास एक अच्छा डायलॉग दिया था. मैडम के पास बहुत अच्छा था. जरा स्क्रीन प्ले के बारे में कुछ अगर बता सकें कि सर किस तरह से ध्यान में आया, इस तरह से हमने लिखा है.
देखिएगा, इस कहानी की बात करूँ ना तो मुझे करीब 3 साल लगे हैं इस कहानी में। 3 साल लगे मुझे इस कहानी को कंप्लीट करने में। स्क्रीन प्ले में बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि इसको डालूँ, इसको नहीं डालूँ। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है करीब करीब हमने इसका 25th ड्राफ्ट बनाया, 25वें ड्राफ्ट में जाके कहानी हमारी फाइनल लॉक हुई थी। और ऑन दिस सेट कुछ नीलू मैम की तरफ से इम्प्रोवाइज होता था, उसको हम लोग ऐड करते थे। सर की तरफ से इम्प्रोवाइज होता था। कृष्णा ने बहुत सारे अपने पंचेस डाले, लोकेश भाई ने बहुत सारे पंचेस डाले। लोकेश भाई मेरठ से बिलोंग करते हैं, वहाँ का जो न्यूसेंस होता है, वहाँ का जो टिपिकल टोन होता है, उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारे कंबाइंड हो गए ना, वो एक पूरी तरह से खिल के आया है। अच्छा, आप सर आप दोनों अगर बता सके डीएनए की जो चर्चा चल रही थी, डीएनए की, अगर वो फिल्म के बारे में कुछ बताया, किस तरह की फिल्म होगी, अगर हमारे दर्शक जो जान जाए, जो देखना चाहेंगे। अब बेसिकली डीएनए, Silence, please. Excuse me, can we have some silence that side? देखिए बेसिकली डीएनए द जेनेटिक कोड एक फिल्म है जो हम लोग अभी करने वाले हैं। फिल्म का जो बेसिक समरी है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मीडिया को, कि एक माँ है और एक बच्चे हैं। इन दोनों की ग्रोइंग एज की कहानी है। माँ एज यूजुअल का एक कन्वेंशन है या कन्विक्शन कह सकते हैं, बेटर कन्विक्शन वर्ड इज बेटर, कि इफ ए बॉय और इफ ए boy, other boy are going to be born, in which doesn't matter they are married or not, क्योंकि बच्चे के जन्म में there is a biological relationship. Marriage gives you lots of societal, मतलब कह सकते हैं सोसाइटी में सिक्योरिटी की भावना देता है। तो इफ़ यू आर मैरिज एंड इफ यू हैव ए किड्स, everyone say that it is a legitimate child, but here is everyone says that it is illegitimate child because there is no marriage happen. तो प्रॉब्लम तब हो जाती है जब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। वहाँ पे प्रॉब्लम से आती है मदर्स को, मतलब बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि एक बच्चा है और एक माँ है तो उसका बेबी है और उसका माँ है, नो मैटर हाउ द रिलेशनशिप वाज देयर। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड हॉलीवुड में आई थिंक देयर आर 68 मूवी जा चुके हैं इस पृष्ठभूमि पे। दिस इज समथिंग डिफरेंट कि एक ग्रोइंग एज में जो सोसाइटी का टॉट इशूज होता है और ग्रो करने होते हैं बच्चों को और उसको आगे सर्वाइव करना होता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स ये आ जाती है कि बच्चे के सर्वाइवल में बहुत सारे कष्ट होते हैं। इफ़ यू आर बेसिकली इफ़ यू आर ए पुअर, इफ़ यू डोंट हैव ए रिसोर्स एंड डोंट हैव ए मनी, यू कैन नॉट सेक्रीफाइस एंड गिव ए प्रॉपर लाइफ ऑफ ए किड्स। तो उस केसेस में ये सिनारियो बढ़ते जाता है एंड वहाँ पे एक फाइनेंशियल इशूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग ग्रीडी होते हैं। हमारे सोसाइटी बहुत ग्रीडी है, तो उसी पे बेस्ड है। और वो कंक्लूजन ये होता है कि एट द एंड द चाइल्ड वंस किड्स आर ग्रोन अप एंड आई थिंक एट द एज ऑफ 18 और 19 he has need to figure out who is his father. Under that circumstance there is a concept DNA. तो मदर यू नो द स्टोरी बैक में जाती है, फिर 15 साल पहले जाती है कि समथिंग हैपन विद समवन। So under that circumstance, how to identify who is your father? Mother basically doesn't know who is his father. So under that circumstance, DNA come into the picture. Lots of courts and kacharis come into the pictures, and there is a character called Dafar Vakil. Dafar Vakil is a totally innocent. They have a degree, but the degree has been purchased on the payment basis. They don't know how to write and how to file a read petition into the High Court for this upcoming journey. But the problem is that DNA identification is too tough. If someone become a IAS officer, someone become like a politician, someone become like a judge, and if something illegitimate relationships are there, everyone fear about. The truth are going to be revealed with this cases are going on in the media platforms. So under that circumstances, things are going on and the kids
become the kids become like hybrid sons, because the mother was someone else. It's a priest of the Brahman family. The mother was there, and the father was something belong from Mumbai. It's a business arena. So the death circumstances, the kids later on go to the Harvard, and they had obtained a degree of MBA in finance, and they were work in the United States of America in JP Morgan banks. Once he come to the local Indian platforms, तो जो फादर था, मतलब ये पैरेलल में DNA चल रही है और दूसरी में वो बच्चे का ग्रोइंग एज चल रहा है, उनकी एजुकेशन चल रहा है, तो प्रॉब्लम्स यहाँ आ जाती है कि जब वो इंडिया आता है तो they are very much capable to fight all the sacrifices and fight with all the battles whatever he had in the past. तो जब वो आते हैं तो फिर उसके जो फादर है, they are greedy, they wanted to launch his son like a CEO of his company. वो CEO को लॉन्च कर, मतलब अपने नए CEO ढूंढ रहा होता फादर बेसिकली, तो वो लॉन्च करने के लिए उनको मतलब पढ़ाता लिखाता है, लेकिन जो सन है ही वॉज क्वाइट कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, एंड ही थ्रोन एवरीथिंग ऑन देयर हेड. तो उस केसेस में प्रॉब्लम तब आ जाती है कि इस चीज़ों को कैसे कैप्चर किया जाए. तो DNA जो वन पार्ट और सेकंड पार्ट इज देयर किड्स जर्नी एंड हार्वर्ड. तो इस फिल्म की जो समरी है, वन लाइन में समरी कह सकते हैं, इफ़ यू आर बोर्न इन ए पुअर फैमिली इन विच यू डजंट हैव एनी रोल्स बट यू आर गोइंग टू बी डाई विद द पुअर, इन दैट केसेस यू हैव ओनली रोल कि आप मरना भी मतलब गरीबी में, उसमें आपका जिम्मेदारी है. तो ये पुअर किड्स लाइक दोज पीपल हु बिलोंग टू क्या कहते हैं पुअर झोपड़ी वगैरह में जो रहते हैं स्लम एरिया, दे आल्सो हैव ए थॉट, दे आल्सो हैव ए ह्यूमन बीइंग, दे आल्सो हैव ए एम्बिशन. तो एवरीवन कैन बी फुलफिल देयर एम्बिशन विद हार्ड वर्किंग नेचर एंड ड्रीमिंग. ड्रीमिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु वांटेड टू मेक देयर जर्नी अक्रॉस द ग्लोबल एरिना. तो यहाँ एक गरीब बच्चे का हार्वर्ड से ग्रेजुएशन कराना और उसके बाद वो एक अच्छा मुकाम पे पहुँचे, इस फिल्म में टोटली है. मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है भूपी, और ये मेरे पापा का रोल कर रहे हैं. तो एक होता है ना जो कैरेक्टर के बारे में होता है कि मेरा बाप जानता है कौन है, भाई वही मानता है भूपी कि मेरा बाप कौन है, जानता है मेरा बाप ये है जिसके दम पे मैं कुछ भी करता हूँ. तो पूरा कहानी में ट्विस्ट आता है. 17 मार्च को मालूम चलेगा. अभी इससे पूरा 13 मार्च है 13 मार्च को. हाँ, और ये इतने खतरनाक एक्टर है कि सही में थप्पड़ मरवाया था, इन्होंने मरवाया, थप्पड़ से मरवाया था मुझे, सही में मार. बेसिकली प्रॉब्लम है कि जब शूट हो रही थी तो बार बार ये क्लैपिंग कर रहे थे, लेकिन इनको लग नहीं रहा था. तो मेरा आइडिया था कि इट शुड बी ट्रू इन नेचर एंड दैट्स व्हाई द क्लैपिंग वाज द रियल एंड दैट्स वी वांटेड. और जो पापा का हाथ था ना, ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं, फिल्म कितनी हिट होने वाली है, ये फिल्म कितनी हिट होगी, ऑडियंस से क्या उम्मीदें हैं आपकी? आप बताइए, आपने देखा ट्रेलर, क्या बोलते हो हैं? रजनीश भाई ने ऑफर की थी और अरुण सर से जब मैं मिला था तो इन्होंने बोला था एक रियलिस्टिक फिल्म बनाने जा रहे हैं, और धर्म जी मैं चाह रहा था कि इसके रियलिस्टिक अप्रोच के साथ शूट किया जाए. तो इसके साथ ही हमने जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे पता चला कि ये पूरा रियलिस्टिक जोन में है, और जो कैरेक्टर जो संगत ने किया, सुशील सर अपना कृष्णा जी, अंजू जी और तिलकधारी सर ने, तो जितने बड़े बड़े स्टार हमारे साथ थे और सच में सब लोग रियलिस्टिक परफॉर्मर ही थे. और जहाँ पे जब मैं शूट कर रहा था तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम कोई सीन ऐसा शूट कर रहे हैं या जानबूझ के शूट का माहौल है, ऐसा कुछ नहीं. जितने भी सीन हुए, जो भी एक्ट हुआ, सारा ऐसे लग रहा था कि पूरी पब्लिक, अगर अंजू जी रो रही थी तो पूरी पब्लिक रोने लगती थी. वहाँ पर ऐसा माहौल भी बन गया था. और कृष्णा भाई या सर झगड़ा करते तो लगता था कि सन्नाटा छा गया है. तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से शूट की वहाँ पे, और बहुत मेहनत से शूट की, और काफ़ी सपोर्ट रहा. और मेरठ के लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने कि भरपूर सपोर्ट किया था मुझे शूट करने में वहाँ पर. और रनिंग रोड पे शूट करना बहुत मुश्किल होता है, बट वहाँ पे भी हमें एक अच्छे माहौल में शूट करने को मिला, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ. और इसलिए हम चाहेंगे कि तिलकधारी सर का थैंक यू करना चाहेंगे उसके लिए, और इन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट रखा था सबके लिए.
थैंक यू सो मच। और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने ये फिल्म बनाई है और हम लोग आज आप लोग को ट्रेलर देख के कैसा लगा, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और आप लोग बताइए। हमसे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप हमें जज करके बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा। हमने आप जरा बताइए कि मैडम ने आपको जो है बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं बोला है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने थोड़ा किरदार के बारे में आप बताइए आगे आ जाओ। और क्या फील करते हैं एक सीनियर आर्टिस्ट जब आपको बोलता है आप अच्छे हैं? ये अगर सीनियर आर्टिस्ट बोले तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, मतलब। और इनके साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और मेरा इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा रोल है कि मैं सिर्फ परेशान हूँ कि पापा के जो स्कूटर है वो मुझे पसंद नहीं आती। बस वो मैं स्कूल से थोड़ा दूरी उनको बोलता हूँ रुक जाओ करके, अगर स्कूल के पास ले जाओगे तो मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे बस। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, मेरा इतना छोटा सा रोल है बस। और जरा सा वापिस मतलब चूँकि आपका किरदार जो है बहुत भावनात्मक था ये, और मुझे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि इसमें बहुत अच्छे गाने हैं, कितने गाने आपके ऊपर फिल्म आएंगे? जी, ये तो जब आप मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और गाने तो इसके बहुत ही अच्छे हैं। जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि स्वीट सा रोमांटिक सॉन्ग है जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ लेती है, या तो उस तरह से वो गाना दर्शाया गया है। एंड या कुछ लाइंस जो आपने सुनी होगी वो काफ़ी सूदिंग है, मतलब जब ये पूरा गाना आप देखोगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा।